भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य को लेकर हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हो गए हैं। आज हम इस क्लास में काव्य को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और काव्यों को समझ पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं और विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता यह कौन सा काव्य है, प्रबंध काव्य है या फिर ये मुक्तक काव्य है। तो सारे परेशानियों को आज दूर करेंगे। आज यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं अभी काव्य का ये जो क्लास है, इस क्लास से जुड़ जाएंगे, क्योंकि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस का पेड टेलीग्राम ग्रुप भी चल रही है, जो बिल्कुल वहां एमसीक्यू टेस्ट हो रही है। यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य से आपको अगर एमसीक्यू टेस्ट देना हो, और प्रत्येक दिन सुबह और शाम दोनों समय वहां एमसीक्यू टेस्ट हो रही है, जिसके लिए मात्र आपको 150 रुपये पे करने हैं और पूरे महीने भर भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको टेस्ट देने के मौके मिलेंगे और आप अपने आप को जांच भी कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत ही कम फी में आपकी तैयारी कराई जा रही है संपूर्ण हिंदी साहित्य से। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां से हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ेंगे। साथियों, आज की क्लास है काव्य की परिभाषा, काव्य के भेदों को जानेंगे। दृश्य काव्य क्या होता है, श्रव्य काव्य क्या होता है, गद्य काव्य क्या होता है, पद्य काव्य क्या होता है, चंपू काव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है और खंड काव्य क्या होता है। यानी सभी काव्यों को आज जानेंगे। यह जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से यूजीसी नेट, जेएसएससी पीजीटी यानी झारखंड पीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट, यूपीएससी यानी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न निश्चित आते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे और जो नए साथी हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि जो कुछ यहाँ आपको मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं काव्य को। प्रारंभ करते हैं आज हम काव्य को। सबसे पहले काव्य को हम देख लेते हैं काव्य क्या होता है। जितने भी साथी जुड़ गए सभी साथियों का भारतीय विजन क्लासेस पर स्वागत है। काव्य ऐसी वाक्य संरचना जिसे पढ़कर या सुनकर हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उसे काव्य या कविता कहते हैं। यानी ऐसी वाक्य संरचना जिसे पढ़कर या सुनकर हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। समझ में आ गया? यानी जिस वाक्य संरचना को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, सुनने के बाद हमारे हृदय में जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है, वही क्या है? समझिए कि जिसे हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? काव्य है। क्योंकि काव्य को पढ़ने के बाद हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति निश्चित ही होती है। आगे इसको और अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। काव्य में कवि की हृदय में परिस्थितियों के अनुरूप उत्पन्न होने वाले भाव और विचार होते हैं। यानी काव्य में जो पंक्तियाँ होती हैं, वो पंक्तियाँ जो होती हैं वो कवि के हृदय में जिस परिस्थिति में रहता है, अर्थात उसके मन में जिस प्रकार के भाव और विचार उत्पन्न होते हैं, उसी के आधार पर वो क्या करता है? काव्य रचना करता है। यानी कह सकते हैं कि कवि के हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव और विचार ही काव्य की पंक्तियाँ बनती हैं। आगे है, काव्य में अस्थाई और संचारी भावों का समावेश होता है। अस्थाई भाव भी होते हैं और संचारी भाव भी होते हैं। ये भाव क्या होते हैं? इसका भी एक बहुत ही अच्छा वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास में, वहाँ आपको रस का एक वीडियो मिलेगा जहाँ आप अस्थाई और संचारी भावों को जान सकेंगे। आगे है, काव्य में सभी रसों का समावेश होता है। काव्य में सभी रसों का समावेश होता है। चलिए यहाँ अस्थाई भाव को हम बता ही देते हैं। तो हम जिस परिस्थिति में होते हैं, मान लो अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, मान लो कोई मूवी कॉमेडी वाला हो, तो हमारे मन में एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, हंसी का भाव, खुशी का भाव, हंसते हैं, है ना। उसी प्रकार जब हम किसी देशभक्ति गाना को जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है? देशभक्ति का भाव उत्पन्न होता है, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है ना। उसी प्रकार जब हम रामचरितमानस सूरसागर वगैरह पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक भक्ति भाव जागृत होता है प्रभु के प्रति। तो वही हमारी अस्थाई भाव है। यानी जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उसके आधार पर हमारे मन में अस्थाई भाव क्या होते हैं?
अस्थाई भाव आते ही रहते हैं। जैसे अगर मान लो कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हमें किसी पर ईर्ष्या होता है, यह परिस्थितियों के अनुकूल ही होता है, तो वही अस्थाई भाव है। तो यह अस्थाई भाव और संचारी भावों का समावेश से ही काव्य का निर्माण होता है। और यह अस्थाई और संचारी भाव क्या होता है, कवि के मन में आता है, कवि उसे क्या करता है, काव्य की पंक्तियाँ देता है और उसे दर्शकों तक पहुंचाता है। और जब पाठक उसे पढ़ते तो पाठकों के मन में भी उसी प्रकार का अस्थाई भाव और संचारी भावों का क्या होता है, उत्पन्न, उनके अंदर उत्पन्न होते हैं। आगे है, काव्य में सभी रसों का समावेश होता है। अर्थात काव्य जो है उसमें सभी रस, जो 9 रस हैं, सभी रसों का समावेश होता है। उसमें से जो मुख्य है श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस, करुण रस वगैरह क्या है, और वात्सल्य रस, इन रसों का अधिक समावेश होता है। परंतु जितने भी रस हैं सभी रसों का समावेश होता है काव्य में, लेकर चलेंगे आगे। काव्य की आत्मा रस तथा काव्य का शरीर छंद और अलंकार होती है। याद रखना, काव्य की आत्मा कौन होती है, रस होती है, परंतु काव्य का शरीर जो होती है वो कौन, छंद और अलंकार। छंद और अलंकार काव्य के लिए शरीर है, और रस जो है वो काव्य के लिए क्या है, आत्मा है। आगे बढ़ते हैं। काव्य में 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष क्या होते हैं, तो भाव पक्ष में हम कविता को पढ़ते हैं और कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में जिस प्रकार का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, वही भाव पक्ष होता है। इसी भाव पक्ष को ही कविता का क्या, काव्य की आत्मा कहा जाता है, और कला पक्ष को काव्य का शरीर। याद रखना, यानी काव्य का आत्मा भाव पक्ष है क्योंकि इसका संबंध आत्मा से होता है। कला पक्ष काव्य का शरीर है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जितने तरह के पक्ष होते हैं, जितने तरह के अलंकार, छंद वगैरह जितने प्रयोग होते हैं, वे क्या होते हैं, काव्य के शरीर के रूप में काम करते हैं। तो कला पक्ष में आते हैं, और भाव पक्ष में काव्य का ये रस वगैरह भाव पक्ष में आते हैं। तो काव्य के 2 पक्ष, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष, काव्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में जिस प्रकार की अनुभूति, जिस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, वे भाव पक्ष। और काव्य को सुंदर बनाने में कवि ने किस प्रकार काव्य को सुंदर बनाए, किन शब्दों का प्रयोग किए हैं, कौन से अलंकार का प्रयोग किए हैं, कौन से छंद का प्रयोग किए हैं, वे सभी कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। यानी काव्य को सुंदर बनाने में जितने भी पक्षों का समावेश होता है सभी कला पक्ष में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ विद्वानों द्वारा देख लेते हैं काव्य की परिभाषा। तो सबसे पहले भामा का परिभाषा देखते हैं। शब्दार्शो संहितो काव्यम। शब्दार्शो संहितो काव्यम ये किनका है, भामा का है। और रसात्मक वाक्यम काव्यम ये किनका है, तो विश्वनाथ जी का है। यानी रस से युक्त वाक्य ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। और जिस काव्य में अर्थ निकले शब्द के साथ लिखी हुई जो काव्य है वही क्या काव्य कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, काव्य के भेद को जानते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो लेकर आए हैं। जो भी विद्यार्थी अभी तक जुड़े नहीं हैं, जिनके पास नोटिफिकेशन चल गई है, वे जुड़ जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसके बाद रात्रि 8:30 बजे आपको बता दे रहे हैं कि रात्रि 8:30 बजे हमारे पेड टेलीग्राम पर संपूर्ण हिंदी साहित्य से MCQ का टेस्ट होने वाले। जो वहाँ जो प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में आते ही आते हैं। यानी उन प्रश्नों को हम लेकर आज आ रहे हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, जिनका सिलेबस हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, वे आज के टेलीग्राम ग्रुप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मात्र 150 रुपये पे करने हैं और पूरे महीने भर आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और प्रत्येक दिन सुबह और शाम MCQ टेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं काव्य के भेद को हम देखते हैं। तो काव्य के भेद, काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। एक दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य क्या होता है, दृश्य काव्य क्या होता है, सब आज देखेंगे। तो सबसे पहले श्रव्य काव्य में भी 2 प्रकार होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य के 2 भेद, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और दृश्य काव्य में क्या क्या आते हैं, तो दृश्य काव्य में नाटक, प्रहसन, चलचित्र, गद्य काव्य, पद्य काव्य,
चंपू काव्य, ये सभी क्या हैं? सभी दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि श्रव्य काव्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, और प्रबंध काव्य के भी दो भेद हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद, एक खंड काव्य, एक महाकाव्य। एक खंड काव्य, एक महाकाव्य। देखिए कैसे संबंध है, कैसे कनेक्शन है, इसे देख लें एक बार। काव्य के भेद, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में दो भेद, श्रव्य काव्य के दो भेद, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य के भी दो भेद, खंड काव्य और महाकाव्य। इधर दृश्य काव्य में क्या क्या? नाटक, प्रहसन, चलचित्र, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य, ये सभी क्या है? तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। जबकि श्रव्य काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि श्रव्य काव्य से ही आपसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हम अब एक एक करके सबसे पहले श्रव्य काव्य को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दृश्य काव्य को पढ़ेंगे। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी साथी क्लास से जुड़ जाएं, क्योंकि ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो श्रव्य काव्य किसे कहते हैं? बहुत ही आसान शब्दों में हम समझाने का कोशिश किए हैं। यहाँ देखिए, जिस काव्य को अपने कानों से सुनकर या स्वयं पढ़कर आनंद की अनुभूति ली जाती है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। यानी जिस काव्य को अपने कानों से सुनकर या स्वयं पढ़कर आनंद की अनुभूति ली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य कहते हैं। यानी श्रव्य का मतलब ही होता है सुनना। क्या होता है? सुनना या तो स्वयं पढ़ना। तो जिस काव्य को हम स्वयं में पढ़ते या तो फिर किसी के कानों से सुनते हैं, वही क्या कहलाता है? श्रव्य काव्य कहलाता है। श्रव्य का अर्थ ही होता है सुनना। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, हम ऊपर बताए थे। श्रव्य काव्य के दो भेद, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य। तो एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम प्रबंध काव्य को देखेंगे। प्रबंध काव्य क्या होता है? प्रबंध काव्य, इसमें कोई प्रमुख कथा प्रारंभ से लेकर अंत तक कर्मबद्ध रूप से चलती है। यानी प्रबंध काव्य में जो कथा होती है, जो कोई कथा होती है, वो क्या होती है? वो भी प्रमुख कथा होती है। किसी ऐतिहासिक कथा होती है, ऐतिहासिक पुरुष पर लेकर कोई कथा होती है, तो कोई प्रमुख कथा प्रारंभ से लेकर अंत तक कर्मबद्ध रूप से क्या होती है? चलती है। इन काव्यों की कथा विभिन्न सर्गों या अनुच्छेदों या खंडों कह सकते हैं में होती है, जैसे कामायनी, पंचवटी, पद्मावत। ये सभी क्या है? सभी प्रबंध काव्य हैं। यानी प्रबंध काव्य को समझिए, इसमें किसी प्रमुख कथा, किसी प्रमुख ऐतिहासिक कथा, किसी ऐतिहासिक पुरुष की कथा होती है, जिसका प्रारंभ जीवन से लेकर, यानी उसका जीवन का प्रारंभ से लेकर उसके जीवन के अंत तक की कथा इसमें कर्मबद्ध रूप से चलती है। यानी जिस प्रकार उसका जीवन चला, बचपन से लेकर अंत तक किस प्रकार रहा, वो कर्मबद्ध रूप से चलती है, अर्थात उसका जीवन कैसे रहा। जैसे प्रभु श्री राम का रामचरितमानस देखिए, प्रारंभ से प्रभु श्री राम का जन्म से लेकर उनका अंतिम समय तक की उसमें कथा है। वो भी कर्मबद्ध रूप से, जन्म कब हुआ, कैसे कैसे वे बड़े हुए, उसके बाद वे अयोध्या के युवराज कब घोषित हुए, फिर उनको वनवास कैसे, वनवास जाने के बाद फिर सीता का हरण कैसे हुआ। अर्थात कर्मबद्ध का मतलब होता है किसी ऐतिहासिक पुरुष के जीवन की संपूर्ण कथा कर्मबद्ध रूप से, यानी उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर उसके जीवन के अंत तक की कथा उसमें रहती है। उसे ही क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। ऊपर हम आपको बताए थे, एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य होता है। इसी में कंफ्यूजन होता है, महाकाव्य, खंड काव्य और प्रबंध काव्य। देखिए, परीक्षा में अगर आपको ऑप्शन में प्रबंध काव्य दिया हुआ है, तो आपका खंड काव्य, महाकाव्य ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। तो प्रबंध काव्य अगर दिया रहेगा तो फिर महाकाव्य, खंड काव्य नहीं रहेगा ऑप्शन में। अगर प्रबंध काव्य नहीं है तो आपका महाकाव्य और खंड काव्य दोनों रहेंगे। तो प्रबंध काव्य के दो भेद, महाकाव्य और खंड काव्य। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महाकाव्य को। किसे देखते हैं? महाकाव्य को। इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन होता है।
यानी इसमें जो होता है किसी ऐतिहासिक या पौराणिक, यानी दोनों बहुत पहले की कथा की बात हो रही है, महापुरुष की संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन होता है। अर्थात जो भी पुरुष है महापुरुष, उसका संपूर्ण जीवन का मतलब होता है उसका प्रारंभ से लेकर, उसके जीवन का प्रारंभ से लेकर उसके जीवन के अंत तक की कथा इसमें होता है। महाकाव्य में कांडों या सर्गों की संख्या 7 से अधिक होती है। यानी जो महाकाव्य होता है उसमें कांडों या सर्गों की संख्या 7 से अधिक होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कांड आपको 12 मिलेंगे। हो सकता है 12 कांड में किसी व्यक्ति के संपूर्ण कथा का वर्णन ना हो, उसे किसी एक भाग का वर्णन हो। तो ये कथा पर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई कथा 7 कांड के भी है और इसमें किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन है। जैसे रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसमें मात्र 7 ही कांड हैं, परंतु राम जी के संपूर्ण जीवन की कथा का उसमें वर्णन है, तो इसे महाकाव्य ही कहा गया है। तो इसको जरूर समझिएगा, जिसमें किसी ऐतिहासिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा, संपूर्ण जीवन का मतलब हुआ उनका प्रारंभ से लेकर, जीवन का प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक की कथा जिसमें भी हो, किसी भी महापुरुष के, समझ वो क्या है, वह महाकाव्य की गिनती में आएगा। महाकाव्य में अनेक सर्गों की, अनेक रसों की प्रधानता होती है। महाकाव्य में अनेक रसों की प्रधानता होती है, फिर भी महाकाव्य में जो होती है वो अनेक रस जरूर सम्मिलित होते हैं। प्रधानता टाइपिंग में हो गया है, परंतु महाकाव्य में किसी एक रस की अधिक प्रधानता होती है। बाकी जितने भी रस होते हैं उस महाकाव्य में आते हैं, परंतु किसी एक रस की प्रधानता होती है। यहाँ इसको ध्यान दीजिए, अनेक के जगह पर समझिएगा, किसी एक रस की प्रधानता होती है, परंतु साथ में सभी रस क्या होते हैं, चलते हैं। यानी सभी रसों का समावेश होता है जिसमें से किसी एक रस की प्रधानता रहती है। जैसे रामचरितमानस में क्या है, सारे रस चले हैं, वीर रस भी है, परंतु संपूर्ण रूप से उसमें भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। यानी रामचरितमानस में तुलसीदास की भक्ति का उसमें दर्शाया गया है, तो उसमें भक्ति रस उसमें प्रमुख है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, महाकाव्य में किसी एक रस की प्रधानता होती है लेकिन सभी रस साथ में चलते हैं, यानी सभी रसों का समावेश होता है, परंतु उसमें से किसी एक रस की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य में सर्ग या कांड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महाकाव्य में सर्ग हो या कांड हो, सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब यहाँ कुछ प्रमुख महाकाव्यों को देख लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जिसका रचनाकाल 12वीं सदी बताई गई है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य, याद रखना यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचनाकार कौन है, तो महाकवि चंद्रबर दाई हैं। यानी हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रबर दाई हैं और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और ये किनके अनुसार है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना और चंद्रबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहे। ये किनके अनुसार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद है इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान की, किसकी, तो पृथ्वीराज चौहान जो हिंदू शासक थे, उनकी संपूर्ण जीवन की शौर्य और वीरता का वर्णन है। यानी इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के संपूर्ण जीवन में जो उनका शौर्य और वीरता जो अपने जीवन में अपने शौर्य का पराक्रम जो किए थे, जो साहसी थे, युद्ध में हमेशा युद्ध किया करते थे, तो उनके शौर्य और वीरता का संपूर्ण जीवन का वर्णन है। अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन है, वो भी शौर्य और वीरता पूर्वक वर्णन। इसके बाद ये ध्यान देना, इसमें कुल कितने सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं। कितने हैं, 69 सर्ग हैं। कहीं आपको समय भी मिलेगा, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं, तो 69, ये डिजिट याद रखना, 69। कितना, 69। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दूसरे महाकाव्य की ओर। जिस विद्यार्थी को इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स तो सबको पता है, ये भी पेएबल है। आप अगर पे करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। फिर भी अगर आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आज ही आप भारती विजन क्लासेस के पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मात्र 150 रुपये देकर, और पूरे महीने भर उसमें एमसीक्यू टेस्ट में भाग लीजिए। और जो भी क्लास यूट्यूब पर आपको पढ़ाई जा रही है उसका पीडीएफ नोट्स भी उसमें दे दी जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बाकी आपको अगर अलग से लेनी हो तो उसके लिए आपको कुछ पे करने होंगे। चलिए अगला है पद्मावत।
पद्मावत का रचना काल क्या है? तो पद्मावत महाकाव्य का रचना काल 1520 ईस्वी है। कितना है? 1520 ईस्वी है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य, याद रखना परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है। अब इसकी कथा क्या है? इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, यानी चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की अलौकिक प्रेम कथा है। क्या है? इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की अलौकिक प्रेम कथा है। अब पद्मावत में कुल कितने सर्ग हैं? तो 57 सर्ग हैं। कितने हैं? 57 सर्ग हैं या फिर 57 खंड हैं। इसे आप याद कर लेना, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे जो महाकाव्य होते हुए 7 सर्ग से मतलब 7 सर्ग या कांड से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो इसमें कितने सर्ग हैं? तो 57 सर्ग हैं। याद कर लेना, सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ हम उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी विद्यार्थी वीडियो को बढ़ाकर नहीं देखना और कोई भी विद्यार्थी वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि छोड़ने के बाद आपका लय टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगले महाकाव्य को देखते हैं। अगला महाकाव्य है रामचरितमानस। क्या? रामचरितमानस। इसका रचना काल क्या है? तो 1574 ईस्वी है। इस महाकाव्य का रचना काल 1574 ईस्वी है। इस महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी हैं। कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इसमें भगवान राम का संपूर्ण जीवन की कथा है, यानी प्रभु श्री राम का इसमें क्या है? संपूर्ण जीवन की कथा है। यानी उनका जन्म से लेकर उनका मृत्यु तक, ऐसी पता नहीं चल पाया उनका मृत्यु, लेकिन उनका जन्म से लेकर उनका मृत्यु तक की कथा इस रामचरितमानस में है, यानी उनका संपूर्ण जीवन की कथा है। यह राम कथा का हिंदी का, यह जो है यह महाकाव्य वो राम कथा का हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। यानी हिंदी साहित्य में अगर राम कथा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ अगर कोई है तो रामचरितमानस है। इसकी भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। क्या है? अवधी है रामचरितमानस की भाषा। साथियों, अगर तुलसीदास की जितने भी रचनाएं हैं उनका आपको काव्य भाषा अगर मालूम हो तो आपको मैं ट्रिक देता हूँ, उस ट्रिक का प्रयोग करना, देखना हमेशा सही होगा। अगर तुलसीदास के जिस काव्य में राम या मंगल दिख जाए, या तो मंगल हो या तो राम हो या फिर राम मंगल दोनों हो, राम मंगल जिस रचना में होगा उसकी भाषा अवधी। याद रखना, राम मंगल जिस नाम में भी होगा उनकी रचनाओं के नाम में राम और मंगल शामिल होगा, तुरंत याद रखना उसका भाषा क्या हो जाएगा? अवधी। और जिसमें राम और मंगल शामिल नहीं होंगे उसका भाषा ब्रज। तो तुलसीदास एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने भक्ति काल के जिन्होंने दोनों भाषा यानी ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों पर उनका क्या था? दोनों पर उनका एक अधिकार था, यानी दोनों भाषा में वे काव्य रचनाएं किए। तो उसको पहचानना कैसे है? जहाँ राम मंगल दिख जाए समझ लीजिए कि ये रचना तुलसीदास जी का अवधी भाषा में है, और जिसमें राम मंगल ना मिले समझ लेना यह रचना इनकी क्या है? यह रचना इनकी ब्रज भाषा में। जैसे जानकी मंगल में देखिए क्या है? पार्वती मंगल आ रहा है तो ये अवधी भाषा की है। कवितावली, कहीं पर आपको मंगल दिखा तो इसकी भाषा ब्रज है। ऐसी आप आराम से पहचान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। प्रारंभ बाल कांड से होता है और अंत उत्तर कांड से होता है। जिनको इसका वीडियो चाहिए हमारे प्ले लिस्ट में इसका भी वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर रामचरितमानस का वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कामायनी, अगली महाकाव्य क्या है? कामायनी, जिसके रचना काल 1935 ईस्वी है। यह झारखंड पीजीटी के अलावे यूजीसी नेट, केवीएस, एनबीएस सभी के सिलेबस में कामायनी महाकाव्य क्या है? जुड़ी हुई है। तो कामायनी महाकाव्य का रचना काल कितनी है? तो कामायनी महाकाव्य का रचना काल 1935 ईस्वी है। बहुत सारे विद्वानों ने 1936 भी बताए हैं, तो सटीक 1935 ही बताई गई है। यहाँ देखिए, इस महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। इस महाकाव्य में जल पलावन के पश्चात देव सृष्टि नष्ट होने की संपूर्ण कथा है।
यानी इस महाकाव्य को एक बार जरूर आप पढ़ना। इस महाकाव्य में जल पलावन के पश्चात देव सृष्टि का नष्ट होने की कथा है और देव सृष्टि का एकमात्र कौन बचते, मनु ही बचते हैं और उन्हीं का इसमें क्या है पूरा वार्तालाप है। वो सबसे पहले चिंतित होते हैं और इसमें क्या है, इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं तो कमायनी में कितने सर्ग हैं तो 15 सर्ग हैं। प्रारंभ चिंता सर्ग से होती है और अंत जो है वो आनंद सर्ग से होती है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है तो इसके प्रमुख पात्र मनु है, इड़ा है, श्रद्धा है, मानव है। ये सब क्या इनके प्रमुख पात्र हैं। और सबसे इसमें प्रमुख तथ्य है कि यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो कामायनी है। रचनाकाल 1935 ईस्वी और रचनाकार जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, अगले महाकाव्य की ओर चलते हैं। आगे महाकाव्य साकेत, जिसका रचनाकाल कितना 1532 ईस्वी है। इस महाकाव्य के रचनाकार कौन है तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत का नवम सर्ग याद रखना, कई बार साकेत का नवम सर्ग से परीक्षा में प्रश्न पूछ चुके हैं। तो साकेत का नवम सर्ग ही क्या सबसे क्या है महत्वपूर्ण है। ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं राम कथा पर आधारित ये साकेत है, जिसका नवम सर्ग बहुत ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। याद रखना, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का क्या है, विरह वर्णन है। उर्मिला कौन थी तो उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। इसमें कुल कितना सर्ग है तो इसमें कुल 12 सर्ग हैं। कितना है? 12 सर्ग हैं। अब अन्य महाकाव्य कौन कौन है तो सूरसागर, प्रिय प्रवास, लोकायतन, उर्वशी, ये सभी क्या है तो ये सभी महाकाव्य के गिनती में आते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको महाकाव्य समझ में आ गया होगा। महाकाव्य में याद रखिए किसी भी ऐतिहासिक पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा का उसमें वर्णन होता है, संपूर्ण जीवन। अब हम आगे बढ़ते खंड काव्य को देखते हैं। खंड काव्य किसे कहते हैं? इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष की संपूर्ण इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष की जीवन की किसी एक भाग का वर्णन होता है। अर्थात इसमें भी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष ही होता है, परंतु उसके जीवन का संपूर्ण भाग का वर्णन न होकर किसी एक भाग का इसमें क्या होता है, वर्णन होता है। अर्थात उसमें संपूर्ण जीवन की कथा होती है और इसमें उसके जीवन में कोई ऐसी विशेष कथा उसके जीवन से जुड़ी हुई है, उसका इसमें वर्णन होता है, इसलिए इसको खंड काव्य कहते हैं। इसमें सर्गों की संख्या 7 से कम होती है, परंतु कथा के आधार पर अधिक भी हो सकती है। अर्थात कथा के आधार पर बढ़ भी सकती है सर्गों की संख्या। बस इसको समझना है, जिसमें किसी भी पौराणिक या ऐतिहासिक पुरुष की किसी उसके संपूर्ण जीवन में से किसी एक भाग की कथा का क्या होता है, इसमें वर्णन होता है। इसी को क्या कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं। लेकिन पहचानने के लिए सर्ग से आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ देखिए खंड काव्य के कुछ है उदाहरण, कौन कौन खंड काव्य है? कुरुक्षेत्र, पंचवटी, सुदामा चरित्र, रश्मि रथी, नहुस, जयद्रथ वध, पथिक, गंगावतरण, हल्दी घाटी इत्यादि। ये सभी क्या है, ये सभी खंड काव्य के गिनती में आते हैं। क्या आते हैं? ये सभी खंड काव्य के गिनती में आते हैं। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, खंड काव्य अगर महाकाव्य ऑप्शन में ना हो तो आप प्रबंध काव्य भी इसे कह सकते हैं। प्रबंध काव्य भी है और खंड काव्य है। प्रबंध काव्य में खंड काव्य और महाकाव्य दोनों आते हैं, तो इसे प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं। परंतु ये सब क्या है, सभी खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रबंध काव्य का दो भेद, महाकाव्य और खंड काव्य, तो ये खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सबसे पहले देखे थे श्रव्य काव्य में प्रबंध काव्य। अब मुक्तक काव्य को देखते हैं। मुक्तक काव्य क्या होता है? जिस काव्य की प्रत्येक छंदों का भाव एक दूसरे से भिन्न होता है, जिस काव्य में प्रत्येक छंदों का भाव एक दूसरे से भिन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, मुक्तक काव्य कहते हैं। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद स्वतंत्र और अपना भाव रखते हैं। यानी मुक्तक काव्य में जितने भी छंद होते हैं वे सभी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और अपना भाव रखते हैं। इसमें सर्ग या खंड नहीं होते। जिस प्रकार खंड काव्य महाकाव्य में क्या देखे, यानी प्रबंध काव्य में देखे सर्गों या खंडों में कथा उसमें थी, जबकि इसमें क्या सर्ग और खंड नहीं होते हैं। इसे याद रखना। इसको हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें जो भी रचना होती है उसका जो पंक्ति होता है, जैसे मान लिया जाए किसी का हम पंक्ति, कबीरदास का हम पंक्ति ले लें तो वो मुक्तक रचना है। उसका एक पंक्ति जब हम एक छंद को पढ़ेंगे, फिर उसका दूसरा छंद में ऐसा नहीं कि ऊपर वाला छंद से दूसरा छंद का मतलब दोनों से क्या संबंध होगा, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला छंद अपना स्वतंत्र है और उसका नीचे वाला भी छंद अपना स्वतंत्र है। यानी मान लो कबीरदास का हम एक दोहा लेते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपक होय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, ये एक अलग है। और वहीं तुरंत उसके नीचे अगर है, गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो दोनों छंद, अगर दोनों कविता एक ही जगह है, दोनों पंक्तियां एक ही जगह है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है, दोनों का संबंध नहीं है, दोनों में अलग अलग बातें की गई हैं, तो इसे ही मुक्तक काव्य कहा जाता है। जबकि खंड काव्य में क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे से क्या होती है, मिली हुई होती है। यानी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ते जाइएगा आपको कथा जैसा लगेगा वो, क्योंकि उसमें कथा होती है, किसी ऐतिहासिक पुरुष की क्या होती है, उसमें कथा होती है। जबकि मुक्तक काव्य में वैसा कुछ नहीं होता है, किसी भी ऐतिहासिक पुरुष की कथा उसमें नहीं होती है। इसलिए इसमें बताया गया है इसमें किसी भी ऐतिहासिक पुरुष की कथा नहीं होती है ना। आगे इसमें कोई भी पद एक दूसरे से बंधे नहीं होते। हम अभी आपको बताया ना कि इसमें जो भी पद आते हैं सभी स्वतंत्र होते हैं। ऊपर का अर्थ कुछ और, फिर उसके नीचे पंक्तियाँ उसका अर्थ कुछ और, फिर उसके नीचे पंक्तियाँ छंद आए उसका अर्थ कुछ और, यानी सभी का अर्थ अपना अलग अलग अर्थ होता है, कोई एक दूसरे से बंधे हुए नहीं होते हैं। आगे है, इसके अधिकांश पद जो होते हैं गीत, कवित या दोहे में होते हैं। यानी मुक्तक काव्य के अधिकांश जो पद होते हैं वो गीत, कवित या दोहे में होते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं मुक्तक काव्य के कुछ उदाहरण, जैसे कबीरदास के दोहे लेते हैं। कबीरदास के सभी दोहे क्या है, मुक्तक रचना है। यानी उनमें सभी दोहे में जितने भी छंद आए, सभी छंदों का अपना अलग अलग क्या है, अर्थ है, और सभी एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, कि कोई एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है। जैसे बिहारी सतसई जिसमें कितने 713 कहीं 719 भी मिलता है। तो बिहारी सतसई जो 700 दोहा का समूह है, सभी क्या है, ये मुक्तक रचना है। उसमें जितने भी पद आए हैं, सभी पद क्या है, एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, सबका अपना अपना अलग अर्थ है, उसी को मुक्तक रचना कहते हैं। यानी इसमें कोई भी छंद एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। साधारण अर्थों में समझिए, उसमें किसी भी ऐतिहासिक कहानी इसमें नहीं होती है। जैसे महाभारत की कहानी, रामायण की कहानी, वैसा उसमें कुछ भी नहीं होते। उसमें जो भी ज्ञान की बातें होती है, या फिर कह सकते हैं उसमें जो भी होती है, एक दूसरे से अलग होती है। यानी कोई भी कथा एक दूसरे से, कोई भी पंक्ति की जो अर्थ है वो एक दूसरे से बंधी हुई नहीं होती, सभी स्वतंत्र होते हैं। रहीम के दोहे, सूरदास के पद, मीराबाई के पद, ये सभी क्या है, मुक्तक रचनाएँ हैं। मुझे उम्मीद है आपको मुक्तक रचना समझ में आ गया और प्रबंध रचना भी समझ में आ गया। प्रबंध काव्य जिसमें ऐतिहासिक पुरुष का जीवन की कथा होती है, जिसमें सभी सर्ग के सभी पंक्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है। जबकि मुक्तक में वैसा कुछ नहीं होता, इसमें जितने भी पंक्तियाँ आती सभी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किसी का किसी से मतलब नहीं होता, सभी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अब हम देखते हैं दृश्य काव्य को देखते हैं। जिस काव्य को देखकर या उसकी पात्रों से कथनों द्वारा सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, दृश्य काव्य कहते हैं। यानी जिस दृश्य का मतलब ये होता है देखना, तो जिस काव्य को हम देखकर आनंद की अनुभूति लेते हैं, यानी जिस काव्य को साक्षात अपनी आंखों से हम देखकर आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, दृश्य काव्य कहते हैं। या फिर सुनकर, जैसे रेडियो नाटक आता है, तो रेडियो नाटक को हम सुनकर भी क्या करते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं कि क्या सीन रहा होगा। तो दृश्य काव्य का मतलब जिस काव्य को अपने आँखों से देखकर या उनके पात्रों द्वारा उनके कथनों को सुनकर आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं, दृश्य काव्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पात्रों द्वारा अभिनय के साथ कथा प्रस्तुत की जाती है। इसमें जो कथा प्रस्तुत की जाती है उसमें पात्रों द्वारा अभिनय के साथ कथा क्या होती है, प्रस्तुत की जाती है। आगे जैसे नाटक, प्रहसन, चलचित्र, चंपू काव्य, गद्य काव्य, एकांकी, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं इत्यादि। तो नाटक, प्रहसन, चलचित्र, चंपू काव्य, गद्य काव्य, एकांकी, ये सभी क्या है, ये सभी दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। आप लोग पहले देखे होंगे नौटंकी, पहले के ज़माने में पुराने लोग जब खेलते थे तो नौटंकी खेलते थे। क्या खेलते थे, नौटंकी खेलते थे, अर्थात नाटक ऐसा खेलते थे जिसमें जो पद आते थे एक प्रकार से गीत के रूप में आते थे, परंतु उसे भी हम क्या करते थे, नाटक रूप में आनंद की अनुभूति लेते थे, नाटक रूप में उसका हम क्या करते थे, हम देखते थे। तो कह सकते हैं कि दृश्य काव्य में यानी जिसको हम अपनी आँखों से देखकर
जिस काव्य को हम अपनी आंखों से देखकर आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, दृश्य काव्य कहते हैं। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है, उसे भी हम देख लेंगे। जैसे चंपू काव्य किसे कहते हैं, परीक्षा में कई बार इससे प्रश्न आता है, कन्फ्यूजन होता है। तो चंपू काव्य किसे कहते हैं, जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है उसे ही चंपू काव्य कहते हैं। यानी जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है उसे ही क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। गद्य का मतलब कहानी और पद्य का मतलब कविता, यानी कहानी और कविता जिसमें दोनों सम्मिलित होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। उसके उदाहरण में यशोधरा, राउल बेल। राउल बेल पर कई बार प्रश्न आता, राउल बेल किस प्रकार की रचना है, तो चंपू काव्य है। क्या है, चंपू काव्य है। राउल बेल क्या है, तो चंपू काव्य है। आगे देखते हैं, अब नाटक को समझते हैं, जिसमें अभिनय द्वारा कथा का वृत्तांत होता है। यानी इसमें अभिनय द्वारा कथा को बतलाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। जैसे अंधेर नगरी नाटक है, भारत दुर्दशा, स्कंद गुप्त, इसमें अभिनय द्वारा क्या किया जाता है, नाटक के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोग आनंद की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। उसके बाद एकांकी, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। जिस प्रकार नाटक में कई अंक रहते हैं लेकिन एकांकी में एक ही अंक होता है, एक ही बार में नाटक क्या होती, समाप्त हो जाती है। यानी पर्दा जब खुलेगा तो एक बार खुलेगा और एक ही बार में पूरा नाटक समाप्त हो जाएगा। यानी पर्दा फिर लगेगा फिर खुलेगा, ऐसा नहीं। पहले जैसे पहले ज़माने में आप नाटक वगैरह देखा करते थे तो उसमें पर्दा लगता था, फिर दूसरा सीन, फिर पर्दा लगा, फिर दूसरा सीन। परंतु एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाले नाटक, यानी एक ही अंक में सब कुछ समाप्त, यानी दृश्य एक ही रहेगा और एक ही दृश्य में सब कुछ हो जाएगा। यानी एक ही दृश्य में नाटक समाप्ति हो जाएगा प्रारंभ से लेकर। तो एक अंक वाले नाटक को ही क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। जैसे अंडे के छिलके बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मज़ा भी आएगा, इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। और एक घूंट, ये सभी क्या है, एकांकी है। मुझे उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितने भी विद्यार्थी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी नीचे आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि जो कुछ आपको यहाँ मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। और आपको अंत में बता दूं साथियों कि भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम पर पेड टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, जहां आप MCQ टेस्ट में भाग ले सकते हैं। मात्र 150 रुपये, अभी के ज़माने में 150 रुपये कुछ भी नहीं है। आप 150 रुपये 1 मिनटों में खर्च कर देते हैं, जबकि आपको 150 रुपये में पूरे महीने भर टेस्ट देने के मौके मिल रहे हैं। तो आज ही आप भारतीय विजन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो, मात्र 150 रुपये दे के। आपको शामिल कैसे होने हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया, वहाँ से हमसे कांटेक्ट करें, उसके बाद हम आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ेंगे। चलिए, आपका आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आप आज का यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। शुभ संध्या।